नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 31 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है और केंद्र सरकार जिन्होंने 25% जिम्मेदारी राज्य सरकारों की दी थी, अब पूरी जिम्मेदारी यानी रिमोट कंट्रोल वैक्सीनेशन का केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और बड़ी बात उन्होंने ये कि योग दिवस, विश्व योग दिवस 21 जून को जो होता है, उसी दिन से 18 से 44 साल तक को पूरे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ी दिलचस्प बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 75% जो है वो गवर्नमेंट खरीदेगी और 25% रखेगी है। वो बाहर इसलिए रखी गई है कि लोग अपने पास जो सरकारी प्लेयर्स हैं, सरकारी इस हेल्थ सेक्टर में सरकारी जो प्लेयर है, वो इस दवा को खरीद सके। और उन्होंने कहा कि नवंबर तक करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा, यानी एक और बड़ी 31 मिनट तक। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो अदृश्य दुश्मन है हमारा, कोविड-19 का हवाला देते हुए, किस तरीके से अदृश्य दुश्मन से सरकार लड़ रही है, अवाम लड़ रही है। उन्होंने फिर वही मूल मंत्र दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ को सैनिटाइज करते रहे। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। हालांकि विपक्ष इसमें भी नुक्ताचीनी कर रहा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कह रहे हैं कि जब वेस्ट बंगाल और बाकी दीगर राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब वेव 2 को लेकर के सरकार को चिंता क्यों नहीं हुई, तब वैक्सीन को लेकर के सरकार को चिंता क्यों नहीं हुई। ये कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रविंदर शर्मा का तर्क है कि उस वक्त चिंतन मंथन करने की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं किया गया और शायद यही कारण है कि कोविड-19 की वेव 2 ने बहुत खतरा फैलाया, बहुत नुकसान पहुंचाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण में कोई नई चीज तो खास नजर नहीं आई। देश तो ये सुनना चाहता है उनसे कि भाई दूसरी वेव जो कोरोना की आई, उससे पहले तैयारी क्यों नहीं हुई, क्यों मोदी सरकार और भाजपा जो है वो वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेटों का चुनाव प्रचार में लगी रही और देश में आने वाली जो वेव थी उसको इग्नोर किया गया। और जहां तक कि देश की वैक्सीन, देश से वैक्सीन जो है वो विदेशों में भेजी गई, 95 देशों में, और अपने देश के अंदर वैक्सीन की कमी देखी गई जा रही है और अभी भी कमी है। ऑक्सीजन की कमी है और विदेशों में ऑक्सीजन दी गई इसी दौरान के टाइम। इसलिए ये तमाम चीजों का लोग सुनना चाहते थे, बजाय उसके उन्होंने
जो एडवाइजरी दी है उसका तो पालन लोग कर रहे हैं। वैक्सीन लगाना चाहते हैं, वैक्सीन है नहीं, 18 से 45 साल तक भी नहीं है। और जो अब वो कह रहे हैं कि आप मुफ्त लगाएंगे, याद है देश को कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों इस सरकार से पूछा कि ये दोहरी नीति क्यों है, 2 रेट क्यों है। केंद्र सरकार को मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 1 रेट पे वैक्सीन देंगे, राज्य सरकारों ने क्या गुनाह किया है कि उनको दूसरे रेट पे देंगे। और फिर कहा केंद्र सरकार ने वहां के 45 साल से ऊपर वाले जो हैं उनको तो हम मुफ्त वैक्सीन करेंगे, लेकिन 45 से नीचे जो 18 से 45 है ये राज्य सरकार देखें कि वो सब्सिडाइज लगाएंगे या फिर वो। दर्शकों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो एडवोकेट एमआर कुरैशी जो फॉर्मर एमएलसी भी रह चुके हैं, उनका भी ये कहना है, उनका भी ये तर्क है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की बनती है। अगर केंद्र सरकार मुफ्त टीका लगा भी रही है, मुफ्त वैक्सीनेशन कर भी रही है, तो इसमें कोई दुहाई देने वाली बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक चीज और है कि जो छोटे बच्चे हैं, वेव 3 में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रभाव उसका हो सकता है। तो वेव 3 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे बच्चों के लिए कि 2 वैक्सीनेशन पर ट्रायल चल रहा है और नेजल वैक्सीनेशन का भी जिक्र किया था। लेकिन ये देखिए एडवोकेट कुरैशी क्या कहते हैं। देखिए, जो आज मुल्क के हालात हैं, पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, वो अब उसकी जो मेमारी में जो रफ्तार पकड़ी थी वो कम होने लगी। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात से ये लगा कि अब जो अभियान 16 जनवरी से 2021 से स्टार्ट किया गया था सेंटर के ज़रिए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से, वो 1 मई तक जारी था। और जो अमवात हुई इस महामारी से वो मार्च और अप्रैल और 1 मई तक बहुत अमवात हो गई। और 1 मई के बाद अगर ये क्या कहा गया कि भाई आप जो स्टेट्स हैं वो इस पर अपनी टीकाकरण में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि ये यूनियन ऑफ इंडिया है। ये हमारा आइन जो कहता है कि वो तो ये कहता है कि यूनियन जो है ये भारत मीन यूनियन ऑफ इंडिया। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने तो तारीफ करनी थी। उनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है, जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मौके की ज़रूरत को, समय की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन सबको लगाई जाएगी। और साथ साथ उन्होंने जो कहा है कि दीपावली तक जो राशन है मुफ्त दिया जाएगा। और जितने लोगों को अभी तक राशन दिया गया वो भी उन्होंने बताया, कितने लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये वेलकम स्टेप है और ये कोविड जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए ये बड़ा लाजमी था। आज प्रधानमंत्री साहब का जो संदेश देश के नाम था, उसमें बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री साहब ने देश के आवाम के सामने रखी। मैं प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि देश की पूरी जनता को फ्री वैक्सीन सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने सभी राज्यों की वैक्सीन का जो लगाने का सिस्टम था अपने हाथ में लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी जिसमें बहुत वैक्सीन वेस्ट हो रही थी। जो जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही थी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री साहब ने निजी अस्पतालों को भी 25% वैक्सीन देने की बात कही कि जो देश के लोग प्राइवेट में जाके वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वहाँ जाके भी लगवा सकें मिनिमल चार्जेस के ऊपर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री साहब ने गरीब आवाम के लिए फ्री राशन देने की भी बात कही कि देश के गरीब आवाम को जो अक्टूबर तक फ्री राशन मिलना था अब नवंबर तक मिलेगा। दर्शकों, कोविड फर्स्ट और कोविड सेकेंड वेव से लड़ाई की गई, सबने मिलजुल कर संघर्ष किया और इस वेव से हम निकले। हालांकि अभी तक कोविड सेकेंड वेव से हम निकले नहीं है, लेकिन हल्की राहत इस बात को लेकर के कि पॉजिटिव केस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे हैं। लेकिन वेव 3 बच्चों के लिए नुकसानदायक है, टीनेजर्स के लिए नुकसानदायक है, यंग लोगों के लिए नुकसानदायक है।
इसको लेकर के अब सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो एसएमजीएस हॉस्पिटल है और इस एसएमजीएस हॉस्पिटल में पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। हमने प्रोफेसर डॉक्टर संजीव ढींगरा से बातचीत की और उनका ये मानना है कि सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, हमें ऐसी धारणा अपने मन में नहीं लानी चाहिए कि सिर्फ बच्चों पर ही इसका असर पड़ सकता है। बुजुर्ग या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी न किसी तरीके से भी इस प्रभाव को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरी तरह से जागरूक भी हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अच्छे से पालन करें, स्पेशली मैं एडल्ट्स को के लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो अच्छे से पालन करेंगे तो हम इस लहर को रोक भी सकते हैं और इस लहर, अगर ये फिर भी ये लहर आती है तो इसका हम प्रभाव काफ़ी कम कर सकते हैं। और एक जो धारणा बनती जा रही है कि थर्ड जो वेव आएगी, तीसरी लहर में सिर्फ बच्चे ही इफ़ेक्ट होंगे और बड़े जो है एडल्ट्स हैं वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब ये वेव आएगी तो उसमें एडल्ट्स भी इन्फेक्ट होंगे और उसी प्रोपोर्शन में फिर बच्चे भी इन्फेक्ट होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए, स्पेशली जो एडल्ट्स हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरीके से इसका पालन करें और साथ ही साथ हम ये कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने घर से बाहर कम निकलें। जब कभी कोई परेशानी या बहुत मजबूरी हो तो तभी घर से बाहर निकलें। और जो बाकी के जो जैसे मास्क है, हैंड सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पूरी तरीके से पालन करें ताकि हम इस बीमारी को जहाँ तक हो सके रोक सकें और तीसरी लहर को आने से रोक सकें या उसका प्रभाव कम कर सकें। इसी सिलसिले में जो तैयारियां हो रही है उसमें डीआरडीओ हॉस्पिटल में भी हम लोग बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स और जनरल ऑक्सीजन बेड्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए बेड्स वहाँ पे क्रिएट किए जा चुके हैं इनफैक्ट, और इसके लिए जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी डिप्यूट हो चुके हैं। और वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अभी उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एसएमजीएस हॉस्पिटल बुलाया है और यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही है। दर्शकों, जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल, जीएमसी राजौरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर 27 से ज्यादा बच्चे जो है पॉजिटिव आए थे, यूथ यानी 18 साल से कम उम्र के लोग पॉजिटिव आए थे। तो हमने इस बाबत जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजमोहन से बातचीत की तो उनका ये मानना है कि प्रिंसिपल जो बच्चे पॉजिटिव आए थे उनमें से सिर्फ एक ही हॉस्पिटलाइज हुआ था, बाकी सब अपने घरों में ठीक है और उसको भी दूसरी कोई बीमारी थी। और उनका कहना है कि अभी ऐसा कोई लक्षण या सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। बच्चों के लिए एक स्पेशल 15 वार्ड का बेड क्रिएट करवाया, जिसमें 5 पेशेंट के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन फ्लो मीटर रखे थे और 10 दूसरे बेड के लिए हमने ऑक्सीजन एज वेल एज ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड सपोर्टेड 10 बेड्स रखे हैं। और बेड मैंने इतनी सफाई करवा के रखे हुए हैं। और पीडियाट्रिक के एचओडी जो हमारे साथ हैं, बाकी स्टाफ जो पीडियाट्रिक हमारे साथ है, उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट देने का वायदा किया है सो दैट
हम पेशेंट की थर्ड वेव कोरोना की लहर को हम काबू कर। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे A.K. मेहता की। डॉक्टर A.K. मेहता जो नए चीफ सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने आज सभी वाइस चेयरमैन, डीडीसी के वाइस चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लिया। ये पहला दिन था, यानी एक्शन में है चीफ सेक्रेटरी, नए चीफ सेक्रेटरी, और उनकी जितनी भी चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है। क्योंकि केंद्र सरकार का एक दावा है कि कहीं ना कहीं पंचायती राज को जमीनी सतह पर मजबूत किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। और पहल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर A.K. मेहता ने पहली पहल जो है पंचायतों से ही की है, और डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डीसीज और एसएसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग की। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने ऑफिस का चार्ज लेने के बाद तमाम अजला के डीडीसी चेयरपर्सन्स के साथ ये आज वर्चुअल मोड पे मीटिंग की है, जिसमें ज़िला के डीसी साहब और एसएसपी मैडम यहाँ मौजूद थे। तो मीटिंग में बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और एक इंटरेक्शन हुआ डीडीसी मेंबर्स के साथ। चीफ सेक्रेटरी साहब मेंबर्स, डीडीसी जो चेयरपर्सन हैं, इनसे सुनना चाहते थे कि उनके ऑफिस जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या डिमांड्स पूरी हो चुकी हैं और ऑफिस के चलाने में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, लोगों की एज जनरल क्या डिमांड्स हैं। तो इन अमूर पे बातचीत हुई। दर्शकों, डीडीसी सदस्यों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं अच्छी पहल है और सरकार गंभीर दिख रही है। सरकार चाहती है कि विकास हो, ग्रामीण विकास हो, तो ग्रामीणों का पलायन नहीं होगा। एक अच्छे सक्षम देश की पहचान यही रहती है कि ग्रामीण हलकों का विकास हो। और डीडीसी इस बात को लेकर के, डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इस बात को लेकर के खुश है कि सरकार ने तवज्जो दी है। देखिए, अभी तक तो कोई ख़ास जो 3 टियर सिस्टम जहाँ पर लागू हुआ है, 73rd अमेंडमेंट जो जहाँ लागू हुई है, अभी तक उस पर कोई ख़ास पेशकदमी नहीं हुई है। इलेक्शन ही हुए हैं और चेयरमैन बने हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वाइस चेयरमैन बने हैं, मेंबर बने, लेकिन सिवाय कैपेक्स बजट जो एक डिस्ट्रिक्ट को 10 करोड़ का दिया है, वहाँ तक ही खड़े हैं, अभी इसके आगे कहीं नहीं पहुँचे। तो हमारा यही उनसे कहना था, हमने यही रिक्वेस्ट की है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि सरकार को चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट जो है इन टोटल लागू यहाँ हो, और हर एक डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उसमें डीडीसी मेंबर जो है उनकी शमूलियत हो, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हो, चाहे स्टेट सेक्टर हो, चाहे और कोई मिशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान हो। हर एक एक्टिविटी में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर है और पीआरआई का जो मेंबर है उसमें उसकी शमूलियत होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता के साथ काम हो। और जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की जो दूरी है वो कम हो। जो पब्लिक चाहती है, जो लोग चाहते हैं, लोक राज है, लोग जो चाहते हैं वो काम हो। ऐसी एक आज जहाँ पर बैठक में चर्चा हुई है। और डीसी चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा है कि जैसा चाहते हैं हम भी वैसा ही चाहते हैं, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की दूरी को कम किया जाएगा और जो पब्लिक चाहती है वही काम होंगे। दर्शकों, हलचल शुरू हो चुकी है जैसे ही एलजी मनोज कुमार सिन्हा अमित शाह से मिलकर आते, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आते, उसके बाद से कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। डोगरा सदर सभा, उन्होंने ये कहा कि सभी सियासी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के एक मसौदा तैयार करके कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन दें, आगे कमीशन ने जो करना होगा करें। हमने इस बाबत सदर सभा के चीफ गुलचैन सिंह चाड़क से बातचीत की। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के बीच में काफी मुद्दों पर चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि इनमें डिलिमिटेशन कमीशन भी एक अहम मुद्दा था कि डिलिमिटेशन हो, उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेस उसको शुरू किया जाए। लेकिन आज डोगरा सदर सभा जो सबसे पुराना संगठन है, उसने भी ये कहा है कि पॉलिटिकल विचारधाराओं को छोड़ करके
सभी सियासी जमातों को एक बैनर तले आकर के जो पिछले 70 सालों से पक्षपात जम्मू खित्ते के साथ हुआ है उसको मिटाने के लिए एक ऐसा एजेंडा तैयार करना चाहिए, एक ऐसा प्रपोजल मसौदा तैयार करना चाहिए जो कमीशन के समक्ष रखा जाए। सीधे हमारे साथ डोगरा सदर सभा के जनक चीफ जुड़ चुका है कुलचैन सिंह चाणक, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी है। चाणक साहब, आप क्या मसौदा चाहते हैं, क्या फार्मूला है आपके पास कि किस तरीके से कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी चाहिए ताकि जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात ना हो? देखिए विनोद जी, आप सब जानते हैं जी कि ये अगस्त में 2019 को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो बिल पास हुआ उसके मुताबिक इस तारीखी रियासत को तोड़ के यूटी बना दिया गया। हमने स्वागत किया इसलिए कि 70 साल डिस्क्रिमिनेशन जम्मू खित्ता के साथ हुई है और हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया है। और उसका जो बेसिस बना था सब जानते हैं, वो डिलिमिटेशन ही था। उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंसी चाहे असम्बली की तय की गई चाहे पार्लियामेंट की तय की गई, उसी में डिस्क्रिमिनेशन हो गई थी और उसमें डोमिनेशन दूसरे खित्ते की हमेशा रही है, जिसको लेकर 70 साल हम सफ़र करते रहे हैं। और अच्छा लगा कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जब भाषण हुए तो उसमें ये भी कहा गया कि हम इसका जो दोबारा इसका उन्होंने तो कहा 2011 के सेंसस के मुताबिक हम इसका डिलिमिटेशन करेंगे। मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बना दिया, उसने अपनी कार्रवाई भी शुरू की। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अब उन्होंने भी कह दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मान लें जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बोल दिया कि वो शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अब उन्होंने फैसला किया कि हम भी शामिल होंगे। तो अब वो वक्त आ गया है, वो हिस्टोरिकल, वो ऐतिहासिक अब लम्हा आ गया है जब हमें अब इंसाफ लेना है। उसके लिए तरीका ये नहीं है कि चौराहों पर हम खड़े होकर तो बोलते रहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमें ये तरीका अडाप्ट करना पड़ेगा। तो डोगरा सदर सभा, आप सब विनोद जी जानते हैं, इससे बड़ी संस्था जम्मू कश्मीर के डोगरों की कोई और है नहीं, जिसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब हमने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर आओ इकट्ठे होकर एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाए हम। अगर हमारे डिफरेंट मेमोरेंडम जाते रहे, किसी की पार्टी की बात चलती है दिल्ली से, किसी की चलती है कश्मीर से, वो काम नहीं। जम्मू के जितने लीडर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो इकट्ठे होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हम एक कंसेंसस बनाएं कि हम असेंबली कॉन्फ्रेंसेस टोपोग्राफी के लिहाज से, जोग्राफियाई के लिहाज से और पॉपुलेशन, वोटर पॉपुलेशन के लिहाज से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी हम चाहते हैं यहाँ हमें इंसाफ मिले और वो कितनी हो। चाणक साहब, सदर सभा ने कुछ वर्कआउट किया होगा? सदर सभा ने अपनी तरफ से अपनी तरफ से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेज दिया था सबको, लेकिन अब हमने वो रोका सारा इसलिए कि ये अलग अलग आवाज़ें जब होंगी वो ठीक नहीं होगी। तो आज मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सबको अपील कर रहा हूँ, आओ, मैंने भी बनाया है, आपने भी जो अपने अपनी संस्थाओं के बनाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे इंटेलेक्चुअल की भरमार है यहाँ पर। हमारे डोगरा में ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअल नहीं है यहाँ पर, यहाँ पूरा स्टडी करने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह है। आओ हम इकट्ठे बैठ के, आज जैसे कश्मीर के अंदर उन्होंने फैसला किया है, अच्छा है, आफरीन है उनको, बहुत मुबारक है उनको, लेकिन हम भी इकट्ठे होकर एक व्यू पॉइंट बनाएं। मैंने क्या कहा, दूसरे क्या कहा, ईमानदारी से कि होना क्या चाहिए, एक बना के हर पार्टी अपने अपने प्लेटफॉर्म से। चाणक साहब, आपको लगता है कि राजनीतिक मुफाद से ये ऊपर उठ सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बैनर तले आ सकती है? आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, मेरी कुछ से बात हुई है, कुछ नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा है, उनको मैंने लिख के भेज दिया। कल मेरी अपील शायद वो उनके पास पहुंच जाएगी इन राइटिंग भी। आज मैंने मीडिया के थ्रू भी उनको अपील कर दी है कि आपने अपना जहाँ मेमोरेंडम लेकर जो भी आपने बनाया हुआ है, आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करके कॉमन कंसेंसस जो बनता है चलें। और उन्होंने एग्री किया है, कुछ लोगों ने एग्री किया है, कुछ ने अभी मेरी बात, कल मंगलवार है, कल सुबह मेरी बात शुरू हो जाएगी उनसे, ताकि वो भी यहाँ पर आएँ।
लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा विनोद जी आपके माध्यम से, आज वो वक्त आ गया है, हम किसी चौराहे पर खड़े होकर अब नहीं कहेंगे, अब हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। और जद्दोजहद की बुनियाद मुबारकबाद देता हूँ आज पड़ गई है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने व्यूज़ इनवाइट किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब के व्यूज़ इनवाइट करते हैं, आज हम पीछे न रहें। और मैंने सब इसलिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट को, रिटायर्ड लॉ ल्यूमिनरी जो है, जजेस जो है, जस्टिस जो हैं जम्मू के, इन सब को अपील की है कि हम इकट्ठे मिलके एक साझा डिस्कशन के बाद पूरा दिन डिस्कशन चले, उसके बाद अपने अपने मेमोरेंडम सामने रख के जो कॉमन कंसेंसस बने वो हम लेकर अपने अपने फोरम से, जरूरी नहीं है कोई हमारी तरफ से, अपने अपने फोरम से फिर वो हर एक आदमी वही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाए। तारक साहब, डोगरा सदर सभा क्या चाहती है कि जम्मू प्रोविंस में कितनी सीटें होनी चाहिए और कश्मीर प्रोविंस में कितनी सीटें होनी चाहिए, और सीट या डिलिमिटेशन का फार्मूला क्या होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए और कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं विनोद जी कि जम्मू में और कश्मीर में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में 50-50 हज़ार वोटों का फ़र्क है। हम ये कहते कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 30,000 है, कईयों में 50 भी है। तो हम ये कहते हैं कि अब मैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ इस पर अगर बोल दिया तो वो जो कंसेंसस मैं चाहता हूँ वो उसमें थोड़ा सा लोग अपने अपनी बात कहेंगे कि डोगरा सदर साहब ने अपना व्यू पॉइंट पब्लिक कर दिया। मैं ये कहूँगा कि वोटों के लिहाज से, जोग्राफिया के लिहाज से जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं, हो सकता है जम्मू की 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ज़्यादा बनती हूँ, कश्मीर की कम बनती हूँ। और आज तो ये हिसाब हो गया है, आप सब जानते हैं कि आप तो आधा कश्मीर तो जम्मू में है, इसलिए इसको सामने रखकर जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। और मैं अपील करना चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके आए, जो हमने डोगरा सदर सभा के बुद्धिजीवियों ने करके रखी है वो उनके सामने रखेंगे। अगर कन्विंस होते हैं तो सारे मिलके, हो सकता है उनका जो व्यू पॉइंट आए वो हमसे अच्छा हो। इसलिए पहले कोई बात कर दूंगा तो उनको एतराज़ होगा कि अपनी बात करने के बाद हमें बुलाया गया। इसलिए मैं आपसे इतना ज़रूर इशारतन कहता हूँ कि 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसियों का फ़र्क जो है वो आम तौर पर नज़र आ ही रहा है, जो इंसाफ है, जो जम्मू को मिलना ही चाहिए। और अगली जनरेशन, विनोद जी, मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि आप सारे बुद्धिजीवी हैं जम्मू के अंदर चुप करके बैठे हुए, अगर अभी हमने टाइमली स्टेप नहीं उठाया अगली जनरेशन हमें नहीं छोड़ेगी, हमें उनको हिसाब देना ही पड़ेगा। चाणक साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि पीओके के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनके बारे में क्या राय है सदर सभा की? देखिए ये पार्लियामेंट में भी रेजोल्यूशन पास हो चुका है। आपने कई दफ़ा अपने ढंग से भी आपने बात आपको कही है कि हमारा जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का बदकिस्मती है, हमारे डोगरों ने, बुजुर्गों ने जिस स्टेट को बनाया था, आज कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास, जो ज़बरदस्ती कब्जा उन्होंने किया हुआ है। और हम कमिटेड हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है, हमारी पार्लियामेंट कमिटेड है कि हमने वो हिस्से वापस लेने हैं। इसलिए उनकी 14 सीटें जो हैं वो यहाँ खाली रखी गई हैं। जब वो आएंगे उनको वहाँ असम्बली के अंदर उन सीटों पर बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए आज भी जो डिलिमिटेशन होगा उनकी सीटें बाकायदा तौर पर जितनी उनकी बनती हैं वो सीटें आज के सारे हालात के सामने रखते हुए वो हमें रखेंगे। और उस कमिटमेंट को जो पार्लियामेंट में सब हमारी गवर्नमेंट ने की है कि हमने हिस्सा वापस लेना है, हम उसका इंतज़ार करेंगे कब हिस्सा हमें वापस मिलता है। चाणक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।